हाय गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, जिसमें हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसी जो कि रिलेटेड होगी ट्रेनिंग से। भाई ये हमने देखा कि लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काम कैसे करें उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब भाई न जाने कितनी इंडस्ट्रीज हैं, होटल इंडस्ट्री को ले लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ले लो, कंस्ट्रक्शन को ले लो, न जाने कितनी ही है जहां पर आपको एक स्पेसिफिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। आप तभी वहां पर असल काम कर पाएंगे। तो उन सारी ट्रेनिंग्स को रेगुलेट करने की जरूरत थी और एक एक्ट बनाया गया कि जो भी लोग ट्रेनिंग जाएंगे वो भैया कुछ सीख नहीं जाएंगे। बोलिए हाँ या ना। जाएंगे किसके पास? किसी ट्रेनर के पास जाएंगे। जैसे कि यहां हमारे मिस्टर एक्स चले गए वाई के पास, जो कि एक शेफ है। अब मकसद क्या था कि भाई मैं कुकिंग सीख लूं, ठीक है जी। लाइकवाइज मिस्टर ए चले गए बी के पास। बी एक कारपेंटर है जाना माना। उसने कहा जी मुझे आप अपना ये कारपेंटरी का काम सिखा दो। सो टू लर्न द वर्क ऑफ कारपेंटर, उसने सोचा मुझे जाना चाहिए इनके पास। लाइकवाइज एम गया एन के पास। अब एन एक मोटर मैकेनिक है मान लो, तो ये उस मोटर मैकेनिक के वर्क को सीखने के लिए यहां चला गया। अब जो भी लोग यहां से गए दोस्तों, वो एक तरह से ट्रेनिंग लेने गए, इसीलिए ये लोग ट्रेनीज कहलाएंगे। और ये व्यक्ति कौन? ये कहलाएंगे ट्रेनर्स। अब ट्रेनर का ये नहीं कि छोटी सी दुकान में चले गए और काम हो गया। एक ऐसा ट्रेड जिसे आइडेंटिफाई करके, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे आइडेंटिफाई किया जहां पर प्रॉपर सब चीजें मौजूद हो। आज अगर मैं मोटर मैकेनिक का काम सीखने जा रहा हूं तो भैया आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में गए जहां मोटर मैकेनिक का काम सीखा जा सकता है। वहां पर जितने टूल्स और मशीनरीज की जरूरत है वहां मौजूद होनी चाहिए। सिखाने वाला व्यक्ति जो है वो ट्रेंड होना चाहिए। सिखाने का तरीका एक रिटन में होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेसेस है, आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। ये नहीं कि एक स्कूटर मैकेनिक की छोटी सी शॉप है और वहां पर चले गए और वो स्कूटर मैकेनिक स्कूटर ठीक करना सिखा रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। So here we are talking about the level where this industry, this trade, और मान लो कोई कंपनी है जहां पर ये काम होता है, तो उसको सिखाने का पूरा प्रोसीजर है। और जिसे सिखाया जा रहा है उसको बेसिक नॉलेज भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। मान लो आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले तो भाई आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, बट आप किसी फैक्ट्री में जाकर के असल में जब वो काम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि काम कैसे होता है, तो आपको लगेगा कि यस देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। सो मैं अगर किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय कर रहा हूं एज मैकेनिकल इंजीनियर, तो भैया मैं चाहूंगा कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो लेकर आया है, बट मेरी इस इंडस्ट्री में अगर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले ले तब जाके मैं उसे एम्प्लॉय करूं। यानी वो एक जो पीरियड होगा वो एक अप्रेंटिस की तरह काम कर रहा है, राइट। सो जिस एक्ट की हम बात करने वाले हैं वो अप्रेंटिसशिप को ही क्या करता है? रेगुलेट करता है। सो जैसे हमने यहां बातचीत की कि भाई ये एक्स, ए और एम, हमारे इन तीनों केसेस में, ये तीनों केसेस में ये मिस्टर एक्स, ए और एम, ये तीनों ट्रेनीज थे दोस्तों। तो ट्रेनीज ट्रेनिंग लेने जाएंगे, ठीक है जी, किसी ना किसी स्पेसिफिक ट्रेड और इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेने जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको दिया, होटल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और बहुत सारी, लिमिट ही नहीं है, इतनी सारी है। अब ये जाएंगे ट्रेनिंग लेने, बट ट्रेनिंग होगी अंडर ट्रेन्ड पर्संस, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन थे? ये ट्रेनर्स थे। यानी हम बात करें यहां पर वाई, बी और एन की। सो अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने की जरूरत थी। इसीलिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 आया। और इसको पर्पस क्या था लाने का? पर्पस ये था कि हम रेगुलेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए उन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जिसमें अप्रेंटिस को रखा जाता है, यानी ट्रेनिंग को रखा जाता है और उसे सिखाया जाता है। सवाल यह आता है कि क्या उसे सही तरीके से सिखाया जा रहा है या नहीं, और कितने अप्रेंटिस है। तो उनके बीच में बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाने की जरूरत थी जिससे उनको रेगुलेट करने में आसानी हो, राइट। सो उनकी ट्रेनिंग को भी कंट्रोल करना है और किस तरीके से ये काम हो रहा है उसको रेगुलेट करने की भी जरूरत है। और समय समय पर इसे अमेंड भी किया गया। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई दोस्तों वो आई 2014 में। सो अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 2014 आया, जो 22 दिसंबर 2014 को फोर्स में आया। ये डेट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ स्पेशल पर्पस थे इसको लाने के। इस अमेंडमेंट को लाने का मकसद ये था कि जितना भी यूथ है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे भैया, इंडिया हैज मल्टीपल अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट तो बहुत सारे हैं भैया, पेपर पास करने वाले न जाने कितने हैं, लेकिन आप उन्हें डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड। तो अब उन यूथ को भी विश्वास दिलाना है कि हाँ आपकी ट्रेनिंग के लिए ये काम जरूरी है। अब पहले क्या होता था कि भाई यूथ को लगता था कि यार क्या वहां सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे, तो अल्टीमेटली उनका विश्वास बढ़ाने की जरूरत थी, उनको अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड करने की जरूरत थी। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये बात बोलते हैं कि ये एक युवाओं का देश है और उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, एग्जैक्टली किस तरह से वो इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो अब इसमें ऐड क्या किया गया? पहले तो खाली इंजीनियरिंग वाले लोग होते थे, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, आ जाओ भैया तुम्हारी ट्रेनिंग का पैटर्न सेट है। लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग वाले भैया वो कहाँ जाएंगे? या बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं आईटीआई वाले, वो कहाँ जाएंगे?
तो उन लोगों को भी सपोर्ट देने की जरूरत थी। तो ये एक्ट स्पेशली क्या करता है, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को भी ऐड कर लेता है 2014 में, इनके लिए भर भी ये पूरे सिस्टम आ गए और डिप्लोमा होल्डर्स को भी बीच में ले आए। यानी अब ये एक्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स तीनों को कवर करता है, राइट। अब यही एक तरह से देखा जाए कि यहां पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि अब इनको भी एलिजिबिलिटी दे दी गई फॉर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। तो ये काम जो था ये इस एक्ट ने किया। प्लस पहले बहुत सारी पेनल्टीज होती थी कि भैया तुम्हें इंप्रिजनमेंट तक हो जाएगी, ऐसा नहीं करोगे, एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर सही तरीके से नहीं करेगा, तो बड़े सख्त रूल्स थे। तो कहते थे यार छोड़ो, अप्रेंटिस रखे कौन, इतनी सिरदर्दी है। तो जब देखा कि एम्प्लॉयर भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स नहीं करवा रहा, उससे भाग रहा है, तो उनके लिए भी पेनल्टीज को थोड़ा सा डाउन किया गया, मॉनेटरी पेनल्टीज डाल दी, अमाउंट कम कर दिया गया मान लो, लेकिन जो इंप्रिजनमेंट वाले थे उनको हटा दिया गया। तो अब रिलैक्सिंग सिचुएशन आ गई है, पेनल्टी प्रोविजंस को काफी पहले से रिलैक्स कर दिया गया। यही आपके इस नए एक्ट को, इस अमेंडेड एक्ट को लाने के पर्पसेस थे, राइट। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हम जो बात कर रहे हैं कि हमने अप्रेंटिस को करना है, ट्रेन करना है अप्रेंटिस को, तो आखिरकार उसमें हमने करना क्या है, उसके अंदर मकसद क्या है। यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की डेफिनेशन की। आज अगर पूछा जाए कि भाई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता क्या, तो आप कहोगे भैया यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, जिसमें एक पार्टी होगी एम्प्लॉयर, दूसरा होगा अप्रेंटिस, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, कितने टाइम की ट्रेनिंग है, और अगर उसे जितनी भी सैलरी मिलनी है, सैलरी की जगह उसे बोलते हैं स्टाइपेंड मिलना, यानी जो भी सैलरी मिलेगी, अमाउंट मिलेगा, वी कॉल इट स्टाइपेंड। तो वो स्टाइपेंड कितना होगा। अब ये जो सिचुएशन है दोस्तों, यहां पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग मिलेगी। सो दिस इज अंडरगॉन, दिस ट्रेनिंग इज अंडरगॉन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। ठीक है जी। अब ये एक कोर्स है, एक तरह से प्रैक्टिकल कोर्स, जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। इज दैट सो और नॉट। तो कोर्स ऑफ ट्रेनिंग दी जा रही है कहां पर, किसी भी इंडस्ट्री में और एस्टेब्लिशमेंट में। यानी सीधा ले गए होंडा कंपनी के या हीरो ग्रुप के या टीवीएस के फैक्ट्री में, वहां पर उन्हें बताया गया कि ये प्रोसेस है, इस तरह से काम करना है। तो भैया उस अप्रेंटिस को, जो कि मान लो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आया और उसको बताया गया किस किस तरह से काम करना है, तो उसको बातें समझ भी आएंगी क्योंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा है, लेकिन वो आज सब चीजों को प्रैक्टिकली देख रहा है। सो कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो है उसके अंदर डेफिनेटली एक्सप्लेन किया जाता है, और यही क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का डेफिनेशन का पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि सभी के टर्म्स एंड कंडीशन एक जैसी होंगी। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिफर कर सकती है, उसकी ड्यूरेशन भी डिफर कर सकती है, टाइम भी डिफर कर सकता है, डेली कितना डिवोट करना है, सैलरी है जो भी स्टाइपेंड मिलनी है वो डिफर कर सकती है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं कि वो सबके लिए सेम है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अप्रेंटिस के लिए डिफरेंट जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बनाई जा सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा किसका काम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। अगर डेफिनेशन में आ जाए तो दोस्तों ये सब बातें ही आपको लिखनी है, समझनी है। तो अब ट्रेनिंग की बात हो रही है। अभी हमने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात की थी, अब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये अप्रेंटिस है कौन। तो भैया अप्रेंटिस बनने के लिए आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम 14 साल आपकी एज होनी चाहिए किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को लेने के लिए। लेकिन अगर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है आपकी, यानी कहां जहां केमिकल्स का काम होता है, तो वो हजार्डस ट्रेनिंग आ जाती है जिससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। तो उस केस में आपकी जो मिनिमम एज होगी वो कम से कम 18 साल होगी, राइट। सो इन जनरल देखा जाए तो भैया 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। इन जनरल देखा जाए तो 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज। सबसे पहला पॉइंट ही एज का है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा, एज की बात आएगी। तो नॉट लेस देन 14 ईयर्स। लेकिन अगर बात करूं हजार्डस इंडस्ट्री की, जो कि हेल्थ पर असर डाल सकती है, तो भैया उसके लिए नॉट लेस देन 18 ईयर्स में 18 साल की एज आपको चाहिए। तो दोस्तों एज का काम तो हो गया खत्म, ये थी पहली क्वालिफिकेशन। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन पर, विच इज एजुकेशन। तो उसकी मिनिमम एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उस स्टैंडर्ड वाले बंदे को ही लिया जाएगा। जैसे कि बताया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए भैया, चाहे इंजीनियरिंग से हो चाहे नॉन इंजीनियरिंग से हो। आप डिप्लोमा होल्डर हो अगर, तो भी आ जाओ, यानी आपको कुछ बेसिक तो मालूम हो, तभी तो आपको आगे समझाएंगे। फिर आप फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिजिकली भी, उसके भी क्राइटेरिया यहां पर दिए जाते हैं। मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपकी चेक कर ली जाती है। ये है आपकी क्वालिफिकेशन सो फार एज ट्रेनी इज कंसर्न। तो अगर ट्रेनी बनना है, अप्रेंटिस बनना है, तो भैया आपकी अगर क्वालिफिकेशन है, ये 3 चीजें नाम याद रखिएगा। क्या क्या, एज, एजुकेशन एंड फिटनेस। ये देखने के बाद ही आपको अप्रेंटिस रखा जाता है। क्या बात समझ में आई। अब जिस ट्रेड में रखा जा रहा है ना आपको, उसे डेजिग्नेटेड ट्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस ट्रेड में आप जा रहे हैं उसे कहा जाता है डेजिग्नेटेड ट्रेड। यानी हमारी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ इंडस्ट्री, ट्रेड, कुछ तरह के बिजनेसेस को बताएगी जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, वो डेजिग्नेटेड ट्रेड है। वही क्या कर पाएंगे, वो ये ट्रेनिंग दे पाएंगे। उसी डेजिग्नेटेड ट्रेड में ट्रेनर जो है इन ट्रेनीज को ट्रेन करेंगे। और ट्रेनर और ट्रेनीज के बीच में, यानी एम्प्लॉयर, यहां पर ट्रेनर जरूरी है, एम्प्लॉयर हो, तो हम यहां पर कहें कि ये व्यक्ति कौन है,
ये एम्प्लॉयर है, तो इस एम्प्लॉयर और इस ट्रेनी के बीच में एक पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चीजें। आइए उन्हें देखें। सबसे पहली बात तो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा भैया, करने वाला व्यक्ति मेजर होना चाहिए। लेकिन भाई ये 14 साल वाले मेजर थोड़ी हो गए, तो इनके लिए क्या किया जाए? कोई बात नहीं, अगर ये माइनर हैं तो भैया इनके गार्जियन को बुलाओ, इनके गार्जियन इनके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा, मान लो 1 तारीख 2019 जनवरी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसी डेट से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो जाएगी। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट डीम टू बी कमेंस्ड उस दिन जिस दिन इसमें एंटर किया गया, यानी जिस दिन इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किन दोनों के बीच? किन दोनों के बीच? एम्प्लॉयर और ट्रेनी के बीच, एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस के बीच। सो यहाँ हमने 2 बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी कि पहली बात तो ये एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेजर होगा तो अच्छी बात है, 18 साल से ऊपर है तो, लेकिन अगर माइनर है यानी 18 साल से कम है तो भैया उसके गार्जियन ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उस दिन शुरू होगा जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट कर दे जो कि ये सब काम देखे, वेदर दीज टर्म्स आर ओके एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रूल्स और नॉट। तो एक एडवाइजर अपॉइंट किया जाता है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। उसको अथॉरिटी दी जाती है कि भैया आपके पास ये जो डेजिग्नेटेड आपका एरिया है, इस एरिया के जितने भी आपके एम्प्लॉयर हैं, अगर वो किसी अप्रेंटिस को एम्प्लॉय करते हैं अपने पास, ट्रेनिंग के लिए लेकर आते हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट को वो आपके पास सबमिट करेंगे, और जब वो सबमिट होगा तो उसको आपने देखना है क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से ओके हैं। अगर वो है तभी आप उसे पास करेंगे, पास करने के बाद ही ये काम वो कर पाएंगे। अगर अप्रेंटिसशिप का ये कॉन्ट्रैक्ट ये आप पास नहीं करते तो भैया वो एम्प्लॉयर जो है वो ट्रेनी को ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो ठीक है जी, अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगा दी गई, फटाफट से तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास लेके जे आना है भैया, फटाफट से। और तैयार कर लेना कि तुम उसे कितनी सैलरी, कितनी स्टाइपेंड देने वाले हो। सो दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन दिस। सो अमाउंट ऑफ पेमेंट shall also be decided and it will be mentioned in that particular contract of apprenticeship. अब कॉन्ट्रैक्ट जो हमने भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेंट, कौन भेजेगा? ध्यान से देख लो, भेजा जाएगा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास, जिसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी ने की। लेकिन ये भेजेगा कौन? बाय द एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर देगा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को। सवाल ये आता है कि कितने दिन में? अच्छा, जब ये एक्ट बना था तो उस समय अपनी ये पूरा पोर्टल और वेबसाइट नहीं थी, अब तो आ गई। तो भैया अगर पोर्टल और वेबसाइट जब तक नहीं थी तो 30 दिन दिए जा रहे थे। 30 दिन, विद इन 30 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट आपको ये लेकर के जाना है, राइट? विद इन 30 डेज अंटिल द पोर्टल और साइट कम्स। लेकिन जैसे ही पोर्टल या साइट आ गई, अब इसके बाद आपको दिए गए 7 दिन। जैसे ही ये साइट आ गई उसके बाद आपको 7 दिन का वक्त मिला। जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, उससे 7 दिन के अंदर अंदर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास से पढ़ो। अब ये जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है ये करेगा क्या भैया? या तो इसको सब कुछ बढ़िया लगेगा कि हाँ जी सब कुछ बढ़िया चलने दो, या फिर कहेगा नहीं इसमें कोई गड़बड़ है भैया। इसका मतलब अगर गड़बड़ लगेगी तो ऑब्जेक्शन करेगा। सो अगर इसका कोई ऑब्जेक्शन है तो भैया ऑब्जेक्ट कर दे, और 15 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को बता दे। जिस दिन से मिला उससे 15 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को बता दे कि भैया इसमें गड़बड़ है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, जरा इसे ठीक करके लाओ। और अगर इसे ठीक लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रिसीट के 30 दिन के अंदर अंदर ये उसे अप्रूव कर देगा और रजिस्टर कर लेगा कि हाँ ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया। अब ये सोचने की जरूरत है हमें कि 30 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से चेक करने के बाद एक सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी, सॉरी एक अप्रूवल देने की जरूरत पड़ेगी कि जी हाँ आप अपनी अप्रेंटिसशिप का ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज, जैसे कि एक्सपायरी पीरियड कितना होगा, कब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला भैया, वो डेट भी पहले से लिख दी जाएगी। और ये भी लिख दिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तो दोनों पार्टीज को हमने राइट दे दिया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, सॉरी अप्रेंटिस बोलेंगे। एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस को दोनों को ये राइट दे दिया गया भैया तुम जब चाहो इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो, रीजन बता के। लेकिन तुम्हारे कहने से टर्मिनेट नहीं होगा, तुम्हें इसको अल्टीमेटली सबमिट करना पड़ेगा किसके पास? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास, विद रीजंस कि आप आखिरकार क्यों इसे टर्मिनेट कर रहे हो। सो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो है वो फिर ऑर्डर दे देगा राइटिंग में, ठीक है जी मैं इसे टर्मिनेट करने का अप्रूवल देता हूं। यानी एक पूरा प्रोसेस सेट किया गया कि कहीं पर एम्प्लॉयर इस अप्रेंटिसशिप का फायदा तो नहीं उठा रहा, कहीं उससे वो काम तो नहीं करवा रहा जो उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप से कुछ अलग है। अगर करेगा तो भैया पेनल्टी भी लगेगी, पता चले उससे ओवर टाइम वर्क करा रहा है। ओवर टाइम भी अगर आपने करवाना है तो ठीक है, जाओ अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से पूछ लो, अप्रूवल ले लो तो करा लो। और इसके लिए अप्रेंटिस भी राजी होना चाहिए भाई।
लेकिन आप बिना पूछे करा रहे हो तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ताकि जो अप्रेंटिस है, जो सीखने आया है, उसका शोषण ना हो सके, राइट। तो अब डेजिग्नेटेड ट्रेड की बात की थी मैंने। डेजिग्नेटेड ट्रेड में ही जाके ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ले रहे हैं, राइट। देने वाला एम्प्लॉयर है, लेने वाला ट्रेनिंग है। सो जिसको डेजिग्नेट किया गया कि हाँ इसी ट्रेड के अंदर ही आप ट्रेनिंग ले पाएंगे, तो वो डेजिग्नेट करने का तरीका क्या होगा, या अगर किसी को डेजिग्नेट किया गया तो किसे किया गया। सो व्हेन वी यूज द टर्म डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो आखिरकार लॉ क्या बोलता है उसके बारे में वो देखना हमने। तो एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और एनी सब्जेक्ट ऑफ फील्ड इन व्हाट, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग की हो, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और एनी वोकेशनल कोर्स, चाहे वो कोई वोकेशनल कोर्स ही क्यों ना, इनसे जुड़े हुए ट्रेड्स में ही क्या करेंगे, अप्रेंटिसशिप इस एक्ट को अप्लाई करेंगे। इन्हीं ट्रेड्स को क्या कहा गया, डेजिग्नेटेड ट्रेड कहा गया। यहीं पर ट्रेनर होगा एम्प्लॉयर, या वो किसी और को एम्प्लॉय करेगा, हो सकता है कोई ट्रेंड हो या ना हो। तो अगर वो खुद ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा तो भैया वो किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय करेगा ट्रेनिंग देने के लिए, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि एम्प्लॉयर ही हमेशा ट्रेनिंग देगा। अब कौन कौन से ट्रेड होंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे, किनको डेजिग्नेट किया जाएगा, ये तो पावर भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो नोटिफिकेशन आएगा किसमें, ऑफिशियल गैजेट में। सो इट शैल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, और इट विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किस बात के लिए, कि हमने सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल जो बनाई थी, एक अप्रेंटिसशिप काउंसिल सेंट्रल लेवल पर बनाई जाती है, और वो इस पूरे हिस्से को रेगुलेट करती है। तो उनको ये मालूम होता है कि आखिरकार अप्रेंटिसशिप के इस पूरे सिस्टम में क्या क्या रूल्स की जरूरत है। तो भाई उनसे कंसल्ट करने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसे नोटिफाई करती है कि हाँ इस ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसको इस कैटेगरी में ले आओ। और उसके अंदर एक इंडस्ट्री में गए तो एक तरह की ट्रेनिंग नहीं है, मैकेनिकल में गए तो बॉयलर कैसे सारा का सारा सिस्टम उसका चलता है, हो सकता है उसकी ट्रेनिंग हो सकता है मोटर मैकेनिज्म की सारी ट्रेनिंग हो सकता है उसी में इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग हो। तो एक ही इंडस्ट्री में मल्टीपल हमारे पास चीजें हैं, राइट। तो उन सबको एक लिस्ट बना करके रखा जाता है। होटल में जाओगे तो भैया कुक का काम अलग होगा, सर्विंग का काम अलग होगा, राइट, और जो हमारी रिसेप्शन मैनेजमेंट है उसका काम अलग होगा, यानी हर चीज को बांट दिया। तो इस तरह से जो ट्रेड को स्पेसिफाई किया गया, ये किया गया इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन किससे कंसल्ट करने के बाद, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल से कंसल्ट करने के बाद। आइए देखें अब जो ट्रेनिंग है उसकी डेफिनेशन, ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन तो हमने कर ली थी, लेकिन जिस तरह से डेजिग्नेटेड ट्रेड की हमने डेफिनेशन करी, आइए इस ट्रेनिंग की भी यानी इस अप्रेंटिस की भी डेफिनेशन कर लें। तो ये वो पर्सन है हु इज अंडरगोइंग व्हाट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, किसके अकॉर्डिंगली, इन पर्सुएंस ऑफ व्हाट, इन पर्सुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली चल रही है। और किस फील्ड में उसकी डिग्री होनी चाहिए भैया, ये हमने पहले देख लिया था, इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, यानी जो डिप्लोमा लेकर आएगा, डिप्लोमा होल्डर आईटीआई से, या जो भी टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट होंगे कहीं ना कहीं से पढ़ के आएगा, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा। सो इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये है डिग्री ऑफ फील्ड्स जहां पर हम इनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाएंगे। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब दोनों कॉन्ट्रैक्ट में तो आ गए, राइट। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई आपकी जो कुछ ड्यूटीज है वो फॉलो करिए इफ यू आर एन एम्प्लॉयर। अगर आप ट्रेनी हैं तो भैया आपकी भी ड्यूटीज हैं कुछ, तो दोनों के ऑब्लिगेशंस बना दिए गए, आप दोनों को अपने अपने ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं। भाई एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन क्या होगा कि सारी की सारी चीजें, टूल्स है, मशीन्स हैं, प्रॉपर ट्रेनर है, सिस्टम है, ये सब चीजें जो है अवेल कराए। बोले हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है। अवेल कराने के बाद उस ट्रेनिंग को पूरा करें, पूरा करने के बाद एक टेस्ट होगा, अल्टीमेटली चेक किया जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति की ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसको प्रॉब्लम आ रही है तो भैया उसको सॉल्व किया जाए। उसी तरह से ट्रेनिंग की भी कुछ ड्यूटीज होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगे कि भैया सही समय पर आए और ट्रेनिंग को बिल्कुल जी जान से करे, हर चीज को सीखे ताकि उसे वो अप्लाई कर पाए। तो इस तरह से दोनों के ऑब्लिगेशंस बनाए गए। सो ऑब्लिगेशन अल्टीमेटली ट्रेनिंग को बढ़िया बनाने के लिए है। जब ये ऑब्लिगेशन की बात आई तो भैया एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस दोनों के ऑब्लिगेशन आए, और एम्प्लॉयर अल्टीमेटली जो भी ऑब्लिगेशन होंगे वो होंगे टुवर्ड्स अप्रेंटिस, कि अप्रेंटिस की ट्रेनिंग बढ़िया चले, राइट। और अप्रेंटिस के जो ऑब्लिगेशंस होंगे वो टुवर्ड्स एम्प्लॉयर होंगे कि भाई एम्प्लॉयर मेरे लिए इतना ट्रेनिंग का काम कर रहा है तो ये मुझे काम अच्छी तरह करना है। सो अल्टीमेटली मकसद क्या है, फ्रूटफुल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने वाला भी सफल हो जाए और जिसको वो ट्रेनिंग मिली वो भी सफलता हासिल करे, यही तो मकसद है। सो दोनों के कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए गए, आइए उसे डिस्कस करें। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर की, तो सबसे पहला ऑब्लिगेशन तो भैया ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तुमने ट्रेनिंग करनी है, लेकिन कैसे प्रोवाइड करनी है भाई, जो रूल्स दिए हुए हैं, जो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है उन सबको फॉलो करते हुए ट्रेनिंग दो। खुद ट्रेनिंग दो, अगर तुमने खुद ट्रेनर बन के करना है। अगर तुम मान लो क्वालिफाइड नहीं हो इस काम के लिए तो कोई बात नहीं, किसी को एम्प्लॉय करो भैया। सो इफ एम्प्लॉयर इज नॉट क्वालिफाइड तो भैया तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू ट्रेन, ही विल लुक आफ्टर ऑल द ट्रेनिंग। ठीक है जी।
फिर सारी की सारी इंस्ट्रक्शनल स्टाफ को अपॉइंट करिए, राइट। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी तो भैया थ्योरी के लिए कोई बंदा चाहिए, ट्रेड टेस्ट होंगे आपके लिए जाएंगे तो भैया उसके लिए बंदा चाहिए। सो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। फिर जो भी ट्रेनिंग होती जा रही है उसके रिकॉर्ड्स बनाइए, ट्रेनिंग का सारा सामान प्रोवाइड कराइए, राइट। मशीन्स हैं, जो भी टूल्स हैं, सो कोई अगर मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, सिस्टम कोई भी चाहिए जिसको अरेंज करेगा, जाहिर सी बात है कि ये उसके पास पहले से होंगे, तभी वो ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर बन रहा है। फैसिलिटीज तो उसे देनी है। उसी तरह से हमारे इस अप्रेंटिस की भी कुछ ऑब्लिगेशन है भैया। जिस पीरियड में वो लर्निंग करने आया है प्रॉपरली उसे लर्न करे, कंसाइंटियसली दिमाग लगाए, अच्छी तरह से मेहनत करे, डिलीजेंटली काम करे और सीखे उस चीज को, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी अर्निंग इससे होनी है, राइट। और टू मेक एंडेवर, पूरी की पूरी कोशिश करे कि अल्टीमेटली वो यहां से क्वालिफाई होकर निकले, एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की तरह तैयार हो जाए कि जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हो वो एक परफेक्ट एम्प्लॉय के रूप में काम कर सके। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन उसे बनना बिफोर हिज ट्रेनिंग एंड्स, ये उसका एक मकसद होना चाहिए। और उसके जो भी ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे वो सारे के सारे ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सही समय पर आए, ये सब बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें वो भी पूरी करनी पड़ेगी, राइट। अब एक बार उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा विच इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। लेकिन एम्प्लॉयर नहीं देगा ये, एम्प्लॉयर तो कुछ भी कह देगा भैया कि हाँ जी मैंने ट्रेनिंग दे दी, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयर बताएगा जी मैंने ट्रेनिंग देनी थी, मैंने ट्रेनिंग दे दी, अच्छा ठीक है जी, अब इसको सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट इशू करवाने का काम जो है वो होगा किसी और का, राइट। हमारे जो नेशनल काउंसिल है, क्या हमने नेशनल काउंसिल का नाम थोड़ी देर पहले सुना था? नहीं। जिस तरह से सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल थी, नेशनल लेवल पर भी काउंसिल बनाई जाती है। ये नेशनल काउंसिल पूरे के पूरे देश में हो रही ट्रेनिंग्स के टेस्ट लेती है। सो भाई आपने अगर अपना ये काम कर लिया है, प्रोफिशिएंसी आपकी आ गई, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मिलेगा। किसको मिलेगा? टू हुम? ये मिलेगा दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस को। अच्छी बात है जी। लेकिन ये देगा कौन? बाय हुम इट विल बी गिवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। नेशनल काउंसिल देगी खुद, या उसके बिहाफ पर उसने किसी ऑथराइज्ड एजेंसी को अपॉइंट कर लिया। फॉर व्हाट? फॉर इशूइंग सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। कब मिलेगा भाई? एक बार अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लो भैया, तुम्हें मिल जाएगा। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यू विल गेट द सर्टिफिकेट। अच्छा, क्या ऐसे ही बांटते फिरेंगे? जो भी कंप्लीट कर लेगा ट्रेनिंग अपनी, आ जाओ फटाफट सर्टिफिकेट ले जाओ? नो। कंडीशन ये है कि आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे पहले। कौन से टेस्ट? जो काउंसिल्स वगैरह ने फिक्स किए होंगे, उन टेस्ट को आप दीजिए। आप पास हो गए तो बस ठीक है, ट्रेनिंग आपको इसका मतलब कंप्लीटली आ चुकी है, काम आप पूरा सीख चुके हैं, सीओपी ले जाइए। अब सवाल ये था क्या खाली ट्रेनिंग लेने आए थे भैया? नो। वो कहेगा जी मुझे तो और भी सीखना था, सीख लिया मैंने सब कुछ, आज मैं ट्रेन हो गया, अब जॉब के लिए जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा। अरे भाई अगर यही काम सीखा है तो जॉब के लिए भी जरा यहीं पर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? एम्प्लॉयर से पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। हमने देखा कि भाई मैं अपना टाइम लगाऊंगा अप्रेंटिसशिप के ऊपर, अप्रेंटिस के ऊपर पूरी ट्रेनिंग लगाऊंगा, तो एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि भाई कम से कम 1 साल तो मेरे पास काम कर ले, ताकि जो मैंने सिखाया है उसका रिजल्ट मेरे सामने आ जाए। अच्छा होगा तो उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, यहीं पर बैठा रहेगा, नहीं तो भैया कहीं और चला जाएगा। लेकिन कुछ समय तक तो मुझे उसका इनपुट चाहिए और उसका आउटपुट मुझे लेना है। सो कुछ कंडीशंस डाली जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, और एम्प्लॉय भी कहते हैं हाँ जी मैं इसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली, मैं आपके यहाँ 1 साल काम करूंगा। एम्प्लॉयर भी राजी है, एम्प्लॉय बन गया। अब ये सैलरी कितनी मिल रही है वो पहले तय हो गया था। उस समय अगर स्टाइपेंड मिल रही है तो अलग बात है, यहाँ पर सैलरी उसे मिल रही है। बता दिया था पहले कि जब आप यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद सैलरी आपकी इतनी हो जाएगी डायरेक्ट, पहले लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने किया क्या? पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशंस डलवा ली। कंडीशन डलवा दी कि आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है जी। अब अगर ये लिख दिया है टर्म्स में, एडवाइजर जो था अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, उसने भी इस पर टिक कर दिया होगा, ठीक है जी। तो उसने एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी लगा दी कि ठीक है भैया इसको रखो, और एम्प्लॉय की भी ड्यूटी लगा दी, सॉरी उस अप्रेंटिस की भी ड्यूटी लगा दी कि अब तुम एम्प्लॉय बनो और इस एम्प्लॉयर के पास काम करो। सो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या लगाई? एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन लगाया कि भैया यू हैव टू गिव सूटेबल एम्प्लॉयमेंट टू हिम, और उधर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन क्या कर दिया कि भैया तुम्हें काम मिल रहा है, यू हैव टू सर्व द एम्प्लॉयर। उसने टाइम लगाया तुम पर, काम करो। और दोनों के लिए अच्छी बात होती है। सैलरी जो है पहले ही फिक्स कर दी गई थी, पहले ही बता दिया गया तुम्हें उस समय जब तुम जॉब पे आ जाओगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। सो एज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट द सैलरी विल बी गिवन। सो ये वो कंडीशंस है दोस्तों जो पहले से लिखी जा सकती हैं, और जब एक व्यक्ति की ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो उसे यहाँ काम करना पड़ सकता है। दिस इज अप टू द एग्रीमेंट बिटवीन देम। चलिए, ओवर टाइम वर्क की बात मैंने आपको पहले से ही बताई थी कि ओवर टाइम वर्क का चाहे तो कर सकता है, लेकिन सबसे पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से। सो एनी अप्रेंटिस कैन वर्क ओवर टाइम
बट विद द अप्रूवल ऑफ अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। उसके बिना नहीं हो सकता है काम। अच्छा, अगर डिस्प्यूट आ जाए बिटवीन एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटिस, कोई डिस्प्यूट आ गया तो क्या करोगे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पहुंचो किसके पास? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास, वही आपको इसका सॉल्यूशन देगा, राइट। तो जिस व्यक्ति ने आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप फाइनल किया था, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट निकालेगा, बातचीत करेगा, कोई डिस्कशन करना होगा, करने के बाद डिस्प्यूट को सॉल्व कर देगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस नए अमेंडेड एक्ट की बात करूं, अगर 2014 में जो आया, उसका पर्पस क्या था? थोड़ा सा पेनल्टीज को लूज कर देना, कम कर देना, इतनी ज्यादा सख्त ना रखना। सो आज की डेट में किस तरह की पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं अगर बात की जाए, तो केवल और केवल मॉनेटरी पेनल्टी ओनली कैन बी इंपोज। तो अगर कोई पेनल्टी इंपोज की गई तो उसका नेचर कैसा होगा? नेचर होगा मॉनेटरी। अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट ही उसका 1000 रुपए रख दिया कि 1000 रुपए से ज्यादा का फाइन लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब किस किस तरह की पेनल्टीज लग सकती हैं, किन किन ऑफेंसेस में, आइए जरा इसका डिस्कशन कर लें। मान लो अब एम्प्लॉयर ने बहुत सारे अप्रेंटिस को रखे, तो हर महीने उनकी क्या सिचुएशन है, कितने नंबर ऑफ अप्रेंटिस आपके पास हैं, मंथली एक रिटर्न देनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, नोटिस देना पड़ता है कि भैया मेरे पास कितने लोग हैं। तो ठीक है, आपने जब ये काम शुरू किया तो पहले 3 महीने अगर आपने मान लीजिए ये नोटिस नहीं दिया कि मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, मंथली देना पड़ता है, तो भैया हर मंथ में जब भी आपका ये फेलियर हुआ, शॉर्टफॉल हुआ, देना भूल गए, तो भैया लाओ 500 रुपए पर मंथ लेके आने पड़ेंगे आपको। बट ये पहले 3 महीने तक है। हर महीने शॉर्टफॉल हुआ अगर, तो क्या होगा? हर महीने के शॉर्टफॉल के आप देख रहे हैं ₹500 पर शॉर्टफॉल। पर शॉर्टफॉल के कितने? ₹500। समझ आई बात? उसके बाद देर आफ्टर, आइए देखें, उसके बाद लिखा है 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर मंथ, यू कैन सी। लेकिन ये जो 1000 पर मंथ है दोस्तों, ये क्या है? हर महीने अगर आपका ये फेलियर हुआ तो। फिर अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और रिटर्न। तो जो रिटर्न्स देनी है भैया, अगर आपकी ये रिटर्न्स आपने यहां पर नहीं दी तो क्या होगा? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आपको 1000 रुपए का फाइन, पर मंथ का नहीं है, जब भी रिटर्न का फेलियर हुआ तब। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात आती है, अगर यही एम्प्लॉयर रिफ्यूज करता है और विलफुली नेग्लेक्ट करता है, किस केस में? पता लगे कि उसकी कोई इंक्वायरी होनी है, इंस्पेक्शन होनी है, और इंस्पेक्टर जो है वो एंट्री कर रहे हैं और आप उस इंस्पेक्टर को एंट्री करने से रोकते हो या रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हो, तो 1000 रुपए का फाइन, सीधा मैक्सिमम अमाउंट दे दिए सब में। अगर एम्प्लॉयर अप्रेंटिस से ओवर टाइम कराए विदाउट अप्रूवल ऑफ अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, वहां पर भी 1000 रुपए का फाइन। या उससे कुछ ऐसा काम कराए, एम्प्लॉयर मेक्स अप्रेंटिस वर्क विच इज नॉट कनेक्टेड विद हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसकी ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ काम नहीं है, और कह रहे जा बेटा पानी लेके आओ, अजीब अजीब काम, ऐसे भी होता है कई बार। या मान लो कुछ और करवा दिया कि भाई सामान आ रहा है उतरवा दे, अरे मैं तो कुछ और ट्रेनिंग के लिए आया था भाई साहब, सामान उतरवाने के लिए आपने रख लिया मुझे, तो इस केस में भी उसके ऊपर फाइन। और सैलरी उसकी मंथली फिक्स होगी, पीस वर्क के बेसिस पर काम नहीं होगा कि भाई तू जितने खिलौने बनाएगा उतने पर खिलौना तेरे को हम क्या देंगे, अमाउंट देंगे, यानी सैलरी यहाँ पर मंथली होगी, पीस वर्क के बेसिस पर काम नहीं किया जाएगा कभी भी, सो फार एज अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न। यहाँ पर भी 1000 रुपए का फाइन। इफ एम्प्लॉयर रिक्वायर्स एन अप्रेंटिस टू टेक पार्ट इन एनी आउटपुट, बोनस और इंसेंटिव स्कीम, ये तो एम्प्लॉइज के लिए होते हैं भाई, कि तुम जितना ज्यादा काम करोगे मैं तुम्हें उतना इंसेंटिव दूंगा, यहाँ काम थोड़ी करवाने के लिए रखा है भाई। अनलेस और अंटिल हिज ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड ही कम्स ऑन बोर्ड एज एन एम्प्लॉय, आप ये इंसेंटिव स्कीम, बोनस स्कीम उस पर नहीं चला सकते, क्योंकि वो यहाँ सीखने आया है, वो जल्दबाजी में काम करके आपकी प्रोडक्शन बढ़ाने नहीं आया। यहाँ पर भी 1000 रुपए का फाइन लग जाएगा अगर कोई भी आपने ऐसा काम किया तो। एम्प्लॉयर के अगेंस्ट उसके ये सारे ऑफेंसेस देखे हमने, उसकी मॉनेटरी पेनल्टीज देखी दोस्तों। इस सेशन को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, ये काम हमारा खत्म हुआ। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।